हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। एएसडी मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। आज हम ऑटिज्म के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानेंगे। नॉर्मली हम ऑटिज्म को स्वालीनता भी बोलते हैं। ऑटिज्म ये कोई स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जो बेबी की मदर है वो किसी फेज थ्रू गुजरती है, या तो डिप्रेशन था या तो टेंशन था, या फिर उसके बाद में कुछ ट्रॉमा हुआ, कुछ ग्रीफ, या फिर बैड न्यूज़, या फिर ऐसा कुछ फैमिली में हुआ तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाके ऐसा डेवलप हो सकता है। मोस्टली ऑटिज्म में इमोशनल, सोशल और फिजिकल ये तीनों जो हेल्थ है, ये जो डेवलपमेंट है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 6 महीने की एज से ही हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन पेरेंट्स के समझ में नहीं आता है। कभी कभी 2 साल के बच्चे होते हैं और कभी कभी तो 10-15 साल के भी हो जाते हैं। बहुत केसेस में ऐसे होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका चाइल्ड अबनॉर्मल है या फिर उनकी डेवलपमेंटल लैकिंग्स है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है। और जब तक वो ध्यान देने लगते हैं तो तब तक तो मतलब वो फुल्ली ग्रोन चाइल्ड हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। जो डिजीज़ है इसकी जो डायग्नोसिस है, जैसे हम बाकी के डिजीजेस में डायग्नोसिस के लिए या तो ब्लड या फिर यूरिन ये सब चेक करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई ऐसे कुछ करते हैं। पर इसमें क्या होता है ना कि जो एक्सपीरियंस्ड है, जो स्पीच थेरेपिस्ट है, मतलब कुछ बच्चे जल्दी बोलते नहीं हैं या फिर क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, तो फिर एक एक सिम्टम्स जब पेरेंट्स के ध्यान में आते हैं तब वो लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट ही चाहिए होता है कि जिनको एक्सपीरियंस होता है, फिर वो कुछ टेस्ट्स करते हैं और उससे पता चलता है, स्कोर रहता है तो उसमें पता चलता है कि डेवलपमेंट मतलब कितना है, मॉडरेट है, माइल्ड है कि एक्सट्रीम हो चुका है। तो ये सब डिफरेंसेस उसमें पता चलते हैं टेस्ट में, लेकिन इसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट ही करनी पड़ेगी। इसमें कॉजेज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है कि जो पेरेंट्स है उनकी एज हायर रहती है। मतलब अगर वुमन है 35 के बाद में, 30 के बाद में, 40 के बाद में अगर उनको बेबी हुआ है तो ऐसे डिफेक्ट्स रहने के या फिर ऐसे डेवलपमेंटल रिटार्डेशन रहने के चांसेस रहते हैं। या फिर दूसरे पेरेंट मतलब मेल की वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर इनके जो पहले सिबलिंग्स हैं, मतलब इनके पहले जो बहन भाई है, उनमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दूसरे बच्चे को भी ये होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है ना कि जो ट्विंस होते हैं तो उसमें एक जो है वो परफेक्टली फाइन रहता है पर दूसरा अफेक्ट हो जाता है। स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि 10% जो है ऐसे एएसडी के जो बच्चे हैं जिनमें डायग्नोसिस होती है, तो उनमें बाकी के भी डिसऑर्डर्स मतलब डाउन सिंड्रोम है या फिर जो जेनेटिक हेरिडेटरी मतलब जो डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इग्नोरिंग की वजह से या फिर एक्सेप्टेंस नहीं होता है जल्दी, इसकी वजह से 80 to 90% तक डेवलप हो जाती है डिजीज़ 2 इयर्स की एज तक ही। मतलब वो 6 मंथ्स में स्टार्ट हो जाती है और 2 इयर्स तक वो 80-90% डेवलप होती है। जब वो बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं और जब उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट रहता है तब जाके पेरेंट्स कंसर्न करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ये एएसडी हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में इसमें जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रहता है। हाइपर सेंसिटिव टू टच मतलब बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं इसके कि अगर उनको हाथ भी लगाएंगे तो वो मतलब उनको वो सहन ही नहीं होता है, वो खुद को मारने लग जाते हैं, खुद को पीटने लग जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। उनको धूप में ज़्यादा जाना पसंद नहीं होता है। कुछ बच्चे ज़ोर से चिल्लाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बड़े आवाज़ भी नहीं सहन होते, वो डर जाते हैं। अंधेरे में रहना पसंद नहीं करते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। अगर मतलब वो कंटिन्यूअसली उनके मम्मी या फिर पापा के साथ ही रहेंगे और किसी के पास जाते भी नहीं हैं और बात भी नहीं करते हैं। मतलब जो हम उनको क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब वो देते ही नहीं, मतलब दिए तो भी ऐसे कि एक वर्ड ही देंगे, पूरे सेंटेंस में वो कभी नहीं बताते।
जो डायग्नोसिस है, जब डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे तो मोस्टली उनके बिहेवियर पे ही डायग्नोसिस की जाती है। सिर्फ बिहेवियर ही नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग स्टिम्युलस को, चेंजेस जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। मतलब अगर आप उनके फेवरेट जो क्लोथ्स है या फिर जो बेड शीट्स है वो भी अगर आप चेंज कर दोगे ना, तो भी वो एकदम हाइपरली रिएक्ट करेंगे। रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बच्चे रहते हैं या फिर जो पेशेंट्स रहते हैं एएसडी के, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कुछ कर ही नहीं सकते या फिर ऐसा कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि वो फाइन आर्ट्स जो रहते हैं उसमें ये लोग बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं और उनका इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में होता है। कुछ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब ऐसे कैलकुलेटिव जो रहता है, सपोज फॉर एग्जांपल मैथ्स है, तो ये इन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, दूर भागते हैं। अगर आप उनको ज़बरदस्ती करोगे, आप मारोगे, डांटोगे, पीटोगे और ऐसे अगर ज़बरदस्ती आप अगर पढ़ाई कराओगे, तो ये जो बच्चे हैं तो ये रिपेल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देते हैं, ज़ोर से चिल्लाएंगे या फिर खुद का ही सर पटक लेंगे, खुद को ही मार लेंगे या फिर किसी और पे जो हाथ में मिलेगा वो फेंक के मारेंगे या फिर खुद के भी हाथों को ये बाइट कर लेते हैं, किसी और को भी ये बाइट करते हैं। जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटिज़म का, वो अगर मैं बताऊँ तो वो है कि ट्रीटमेंट पार्ट। अभी ट्रीटमेंट इसकी एज सच कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, मतलब रिसर्चेस अभी भी हो ही रही है। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी, बिहेवियरल स्पीच थेरेपी करोगे और साथ ही में अगर आप होम्योपैथी भी करते हो, मतलब तीनों अगर साथ में करते हो और डायग्नोसिस अगर जल्दी हुआ है, मतलब पेरेंट्स अगर जल्दी एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनको जल्दी से ये सिम्टम्स उनके ध्यान में आ जाते हैं और बेबी को अगर बच्चे को आप टाइम पे हॉस्पिटलाइज या फिर जो भी डायग्नोसिस है वो अगर आप करते हो, चेकअप्स एंड ऑल, तो जो बच्चे स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं या फिर स्कूल में जाके अच्छा नहीं करते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको भूख लगती है पर वो मांगते नहीं है खाना, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यूरिन या फिर स्टूल पास कर देंगे और उसी के साथ खेलते बैठेंगे, उनका ब्लैडर का भी कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम होता है या फिर वो बोलते भी नहीं है, मतलब जो नेचुरल कॉल्स है उसके बारे में भी वो किसी को नहीं बताते हैं। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ये अगर आप जल्दी से टैकल कर लोगे, होम्योपैथी के बारे में इसलिए बता रही हूँ मैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो होम्योपैथी थ्रू ठीक हुए हैं। साथ ही में स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है या फिर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तीनों की वजह से जैसे उनका डेवलपमेंटल जो रिटार्डेड डेवलपमेंट है, मतलब जैसे कि किसी की स्पीच स्लर्ड है या फिर बच्चे पूरा वर्ड नहीं बोल रहे, पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे, एक ही वर्ड बोल रहे हैं पूछने के बाद, तो वो ठीक हो सकता है। उसी के बाद में जो उनकी ग्रोथ कम हो गई है या फिर बढ़ ही नहीं रहे, हाइट भी नहीं बढ़ रही या फिर और भी जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी बढ़ने लगेगी, मतलब वो ग्रोथ उनकी अच्छे से प्रॉपर होगी। स्पेसिफिक कुछ मैं मेडिसिन नहीं बता सकती हूँ क्योंकि हर एक चाइल्ड डिफरेंट होता है, हर एक पर्सन डिफरेंट होता है। तो आपको इस केस में एएसडी में आपको होम्योपैथिकली ही जाना पड़ेगा। केस टेकिंग प्रॉपर देने के बाद, माइजम्स वगैरह टैकल करने के बाद जो डॉक्टर्स रहेंगे वो जो प्रिस्क्राइब करेंगे वही आपके पेशेंट के लिए बेस्ट होम्योपैथिक सिमिलीमम रहेगा। और अगर सिमिलीमम मैच होगा ना, तब ही पेशेंट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रिकवर होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ डू फॉलो। सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी डिजीजेस, होम्योपैथिक कंटेंट, साथ ही में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी रिव्यूज़ में इस चैनल पे डालती रहती हूँ। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ डू फॉलो।